नमस्कार, न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। बिहार सरकार ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का गठन कर दिया है। अब इसके तहत जो नियोजित शिक्षक होंगे उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन ये दर्जा ऐसे ही नहीं मिलेगा। इसमें उन्होंने सक्षमता परीक्षा रख दी है, जिसमें 3 एलिजिबिलिटी टेस्ट होंगे और अगर इन टेस्ट में पास नहीं हो पाते हैं तो सेवा भी समाप्त कर दी जाएगी। यानी शिक्षक एक चक्रव्यूह में फंस गए हैं। तो आज इसी पर हमारी पूरी चर्चा होगी। सरकार की ओर से जो ये नियमावली जारी की गई है, इसमें क्या कुछ खामियां हैं और विपक्ष लगातार इस पर आरोप भी लगा रहा है। शिक्षकों की ओर से भी क्या कुछ बात आएगी, आज इन सब पे हमारी चर्चा होगी। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ेगा। हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जुड़ेंगे, बीजेपी से प्रवक्ता अनामिका सिंह हमारे साथ जुड़ेंगी, आरजेडी से प्रवक्ता सारिका पासवान हमारे साथ होंगी, आरएलजेडी से प्रवक्ता राम पुकार सिन्हा हमारे साथ जुड़ेंगे, छात्र नेता सौरभ कुमार हमारे साथ होंगे, शिक्षाविद गुरु रहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे हमारे साथ होंगे। आप सभी लोगों का पैनल में स्वागत है। धन्यवाद। सौरभ, नमस्ते। सबकी राय लेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जब ये नियमावली आई, इसे कैसे देखते हैं आप लोग? नमस्ते उज्जवल जी, नमस्ते जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने ये चर्चा शुरू की है और बहुत ही खास विषय है कि बिहार में शिक्षक बहाली और शिक्षक की जो व्यवस्था है शिक्षकों की, उसको लेकर एक नियमावली पारित हुआ है, परसों पारित हुआ है शाम में, और उसको लेकर लगातार जो नियोजित शिक्षक है उनके मन में शायद नेटवर्क एरर है। अश्विनी पांडे, आपको आवाज आ रही है? आ रही है, बताया आवाज आ रही है? आ रही है। सौरभ जी, आप अगर नेटवर्क सही होगा तो आप अपनी बात रखें। जिस प्रकार से जो चीजें सामने है कि नियोजित शिक्षकों को जो है। अश्विनी जी, इस नियमावली को कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, प्रथम दृष्टया यह नियमावली जो है वो स्वागत योग्य है कि सरकार ने राज्यकर्मी बनाने के दिशा में पहल किया है। कुछ कुछ खामियां हैं जिससे हम लोगों को ऑब्जेक्शन है। अभी तक राज्यकर्मी के लिए कोई उचित पहल हो नहीं रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी के पास। अश्विनी, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरी? जी, बात रखिए पूरी। जी, मैं यही कह रहा हूँ कि प्रथम दृष्टया यह जो नियमावली आई है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। उसमें अश्विनी जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, आवाज आ रही है। जी, अपनी बात रखिए। कुछ संशोधन के साथ हम लोग इस नियमावली का स्वागत करते हैं। बेहतरीन पहल है राज्यकर्मी के दिशा में। कुछ संशोधन हम लोग इसमें चाहते हैं। अश्विनी जी के नेटवर्क एरर है, ठीक है। राम पुकार जी, उचित माध्यम से हम लोग उसको उठाएंगे। जी अश्विनी जी, राम पुकार जी, जब ये नियमावली आई उसके बाद से कई बार कई जगह पे बात आने लगी, विपक्ष की ओर से भी कई बात आई। आपने कैसे देखा? क्योंकि आप लोगों की जो राय शुमारी होगी उसी के आधार पर ये सारे लोग, अश्विनी जी और सौरभ जी, ये सब मिलकर सरकार को आपत्तियां भेजेंगे। सरकार ने वक्त भी मांगा है। बिल्कुल। देखिए उज्जवल जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं भी पहले एक शिक्षक था और शिक्षक से इस्तीफा देके मैं राजनीति में आया, जो आज राष्ट्रीय लोक जनता दल का प्रवक्ता के रूप में आपके डिबेट में बैठा हूं। देखिए, बिहार के नियोजित शिक्षकों का जो पहले था मामला, वो शिक्षा मित्र के नाम से जाना जाता था। 2003 में बिहार में शिक्षा मित्र के तहत बहाली हुई थी और बिहार में शिक्षा मित्रों का पहला आंदोलन जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे 24 नवंबर 2005 को, ठीक उसके एक महीना के बाद 24 दिसंबर 2005 को पटना के बेली रोड में एक विशाल शिक्षा मित्र आंदोलन हुआ था। उसी दिन से शिक्षक आंदोलन का इतिहास, जो नियोजित शिक्षक जो आंदोलन चल रहा है, उसी दिन से 24 दिसंबर 2005 से शिक्षा मित्र के आंदोलन का इतिहास शुरू होता है। मैं आपको बतला देना चाहता हूं, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हमेशा शिक्षा हित की बात करते रहे। शिक्षा बचाओ रोजगार दिलाओ के मुद्दे पर हमेशा संघर्ष करते रहते हैं और आज भी कर रहे हैं। जब वो भारत सरकार में शिक्षा मंत्री थे तो उस समय भी वे बिहार में तमाम जिलों में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना, उसके लिए भी लड़ाई लड़ते रहे और जमीन बिहार सरकार से मांगते रहे।
मैं आपको थोड़ा बतला देना चाहता हूं कि विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए पहले से ही सेवा शर्त नियमावली बनी हुई है। उस नियमावली को ही हूबहू बिहार सरकार को लागू कर देनी चाहिए। सरकार न तो चुनाव राम प्रकाश जी, हुई सीधा सा सवाल ये है कि इस नियमावली को कैसे देखते, बस ये सवाल है आपसे। यह सरकार की नई नियमावली में कुछ भी नया नहीं है सिवाय शिक्षकों को बरगलाने के सिवा। मैं लेकिन राम प्रकाश जी, सरकार जी ये तो पीठ तपानी चाहिए कम से कम सरकार की कि ये पहल तो की राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने की। देखिए, सरकार हमेशा राज्यकर्मी की दर्जा दिलाने के लिए जो परीक्षा की जो बात कर रही है, सरकार हमेशा नियोजित शिक्षकों के लिए हमेशा परीक्षा की बाउंडेड रखा। उन्होंने जो कभी टीईटी के नाम पर, कभी एसटीईटी के नाम पर, आपको मैं बतला देना चाहता हूं, कभी दक्षता परीक्षा के नाम पर बिहार सरकार हमेशा शिक्षकों को बरकरार कर वो काम कराना चाहती है। बिहार सरकार अगर शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा, वो तो बोले थे कि जो पास करेगा दक्षता परीक्षा उसको हम राजकर्मी का दर्जा देंगे, लेकिन बिहार सरकार क्या किया? कुछ नहीं किया। बिहार सरकार सिर्फ अपने कभी उस गठबंधन, कभी इस गठबंधन, कभी इस गठबंधन, कभी उस गठबंधन में बिहार के शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर रही है और बिहार के शिक्षकों के साथ अन्याय कर रही है। अब जो शिक्षक 2003 में नौकरी किए, 2005 में आए, 2006 में आए, 2010 में, हमेशा एक ही विद्यालय में विभिन्न तरह के शिक्षक होने से आज अराजक स्थिति होती जा रही है और शिक्षकों को 15 से 20 कैटेगरी में बांटकर शिक्षकों को लड़ाया जा रहा है। बिहार सरकार की ये पॉलिसी है। अगर बिहार सरकार को शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देना है तो बिहार सरकार जो नियमावली बनाए उसके तहत कर दे, घोषणा कर दे। बिहार सरकार से मांग करते हैं, लेकिन बिहार सरकार की शिक्षा व्यवस्था भी वैसा ही है। आप तो देख रहे हैं शिक्षा मंत्री में कभी पट ही नहीं रहा है। आवाज आ रही है क्या? जी हेलो सौरभ, आप इस नियमावली को कैसे देख रहे हैं? कई सारी चीजें इसमें आई हैं। देखिए, सबसे पहले उज्जवल सर, जो बातें हैं कि नियमावली को लेकर विरोध किस बात को लेकर है? अश्वनी पांडे जी मित्र हैं, शिक्षक नेता हैं। जो बात है कि राजकर्मी के दर्जा देने की बात नहीं है, बात बरसों से हो रही थी कि जो भी नियोजित शिक्षक है, 4 लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षक, उनको राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन बिना शर्त मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ तो छटनी प्रक्रिया शुरू है भाई। आप एग्जाम दीजिए, 3 बार अगर एग्जाम में आप फेल हो जाते हैं तो आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। क्या इस तरह की चीजें हैं? क्या इस तरह की चीजें से नियोजित शिक्षकों को क्या इस तरह की चीज देखना चाहिए? तो राज्य सरकार को तो सीधे सीधे इस बात पर आना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम लगातार इस बात की वकालत करते रहे और अपने चुनावी भाषण में कहते भी रहे हैं कि जब भी मेरी सरकार बनेगी, खासकर तेजस्वी यादव जी 2020 के विधानसभा चुनाव में तो 2 बात कहते थे कि राज्य की कैबिनेट की पहली बैठक होगी तो 10 लाख सरकारी नौकरी, और दूसरी बिना शर्त हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे नियोजित शिक्षकों को। तो ये तो सीधे सीधे वादा खिलाफी है भाई। आप एग्जाम लेंगे या उसके बाद आप कहेंगे कि फेल कर गए, ये तो बिल्कुल हम तो कह रहे हैं कि अगर एलिजिबिलिटी और रही बात की पात्रता परीक्षा की, तो नहीं, टेस्ट का विरोध नहीं है। शिक्षक कोई परीक्षा से नहीं भाग रहा है, लेकिन कोई शिक्षक कब बना? जब वो स्टेट या बीटेट पास किया, सीटेट, तभी तो शिक्षक बना है। तो कितनी बार परीक्षा देगा वो? ये परीक्षा की बात नहीं है, ये वादा खिलाफी है। राज्य सरकार को इस पर पुनः विचार करना चाहिए। शिक्षकों के साथ जो ग्रीवांसेस है बहुत जल्द 1 आध सप्ताह के अंदर उसके सरकार के सामने रखी जाएगी। अश्विनी पांडे, मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जो नियोजित शिक्षक है, ठीक है सौरभ, ठीक है, उनके साथ। अश्विनी जी, ठीक है सौरभ जी। अश्विनी जी, सौरभ जैसा कह रहे हैं कि एलिजिबिलिटी टेस्ट का विरोध नहीं है, लेकिन बिना शर्त के होनी चाहिए थी। अब आप भी जानते हैं कि कई बार ये सवाल उठा है। हम लोगों का डिमांड था बिना शर्त के, लेकिन बीच में चीजें ये हो गई कि अनुभव के आधार पे लोग मांग करते हैं, तो इसमें सारे लोग नहीं आ पाएंगे। बहुत स्लैब में शिक्षकों की बहाली हुई है, कोई 3 में बहाल हुआ है, कोई 5 में बहाल हुआ है, कोई 10 में हुआ है, कोई 14 में हुआ है। अभी हमारे छोटे भाई लोग 2022 में बहाल हुए हैं। तो आप टाइम बॉन्ड्स के साथ करते तो सब लोग समाहित नहीं हो पाते। तो ये एग्जाम का जो कंसेप्ट है कि एक परीक्षा लेकर के इसमें सबको मौका मिलेगा, और ओपन एग्जाम तो है नहीं, हमारा विभागीय परीक्षा, तो हम लोग परीक्षा से हम लोग नहीं भाग रहे हैं। सरकार का स्वागत योग्य पहल है कि सरकार ने राज्यकर्मी के लिए रास्ता खोला है। इसमें कुछ बिंदुओं पे हम लोगों को विरोध है। ऑलरेडी सरकार ने जब अध्यापक नियमावली बनाई हुई है 2023 में, तो ये नया नियमावली बनाने की जरूरत ही नहीं थी।
उसी में एक विभागीय परीक्षा लेके हम लोग को समायोजित कर देता, और शिक्षक के नाम पे हमारे आगे विशिष्ट लगा दिया गया, तो ये एक संकेत हो जाएगा कि हाँ ये नियोजित वाले हैं, तो फिर तो दो तरीके के शिक्षक हो जाएंगे। तो इन सब चीजों पे हम लोग का विरोध है कि आप स्पष्टता लाइए इसमें, इन चीजों में स्पष्टता जरूरी है, स्पष्टता हो जाएगी। और ये नाम वाम का जो खेल है, या फिर जो हमारे ट्रेंड ग्रेजुएट शिक्षक थे टीजीटी वाले जो थे, मिडिल स्कूल के हाई स्कूल के, सबका वेतन एक टाइप का होता था टीजीटी का, इसमें अंतर कर दिया गया है। तो कुछ कुछ तकनीकी समस्याएं हैं जिसको हम लोग माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री तक लेके जाएंगे, और उम्मीद है कि सरकार इस पे सकारात्मक पहल करेगी। ठीक है सारिका जी, अश्विनी पांडे और सौरभ लगातार यही कह रहे हैं कि एक तो उन्हें आपत्ति है जो विशिष्ट शिक्षक आपने कह दिया, इस पर उन्हें आपत्ति है। दूसरा, 3 टेस्ट देने के बाद अगर उसमें पास नहीं हो पाते तो आप सेवा ही समाप्त कर देंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर अब ये योग्य होंगे तो अभी तक जो पढ़ा रहे हैं वो अयोग्यता की श्रेणी में जाएंगे, फिर तो इतने सालों से पढ़ाते चले आ रहे हैं। उज्जवल जी, नियोजित शिक्षकों की बहुत दिनों से मांग थी कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, और राज्यकर्मी के दर्जे के साथ साथ वेतन में वृद्धि होगी, सुविधाओं में वृद्धि होगी, तमाम तरह के भत्ते में उन्हें मिलेगा उन्हें। तो ये इस तरह से राज्यकर्मी का दर्जा होने का एक अलग महत्वपूर्ण जगह हो जाता है। देखिए, अभी सौरभ जी बोल रहे थे कि तेजस्वी यादव जी ने मंचों पे विधानसभा के दौरान भाषण दिया था, तो शायद सौरभ जी शिक्षक खुद भी हैं और उन्हें ये भी जानकारी होगी कि जब तेजस्वी जी ने ये बात कही थी तब वो मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में वो चुनावी रैलियों में उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन अभी वो डिप्टी सीएम है, और जो प्रक्रिया होती है कैबिनेट की बैठक में चीजें जाती हैं और वहां से वो पारित होती हैं। इतना तो कम से कम सौरभ जी को ज्ञान होगा ही। ये हर मंच पे जाके ये दुहाई दे रहे हैं कि ऐसा कहा गया था, वैसा कहा गया था, बिना शर्तों पे। भाई, आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए कि ये सरकार जो है 1 साल से महागठबंधन की सरकार, जिसमें कि तेजस्वी यादव जी ने शिक्षकों के लिए खास करके उन्होंने पहल करते हुए ना सिर्फ शिक्षक अभ्यर्थियों की परीक्षा ली गई, बल्कि अब नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा भी मिलने का रास्ता। सारिका जी, उसका तो स्वागत कर रहे हैं ये लोग, लेकिन सरकार ने इस बार बहुत सारे कर दिए उसमें। देखिए उज्जवल जी, शिक्षकों को हो सकता है कि आपत्ति हो सकती है परीक्षा को लेकर के, उनके अंदर ये डर हो सकता है कि वो 3 बार के अटेम्प्ट में भी इस डिपार्टमेंटल एग्जाम्स को ना पास कर पाए। लेकिन सरकार की अभी सबसे बड़ी मंशा है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ टीचर्स भी स्कूलों को मुहैया कराना चाहिए। वो सरकारी स्कूल जहां दलित और पिछड़े और गरीबों के बच्चे जाते हैं, वहां अगर हम अच्छे शिक्षक नहीं दे पाएंगे तो आप समझ लीजिए। और दूसरी बात है उज्जवल जी, इतने समय से जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में है, क्या वो 3 बारी के अटेम्प्ट में भी अगर वो परीक्षा को पास नहीं कर पाते, तो मुझे नहीं लगता है कि वो टीचर या शिक्षक बनने लायक भी है। निश्चित रूप से वो डिस्क्वालीफाई किए जाते हैं। 3 बार का मौका बहुत अहम मौका होता है। और जो लोग ये बार बार कह रहे हैं कि हम सीटीईटी पास करके आए हैं, टीटीईटी पास करके आए हैं, तो बात तो यही है कि अभी तक जो पढ़ा रहे हैं वो सारे उसमें से बहुत से ऐसे होंगे जो नहीं पास करे। अब अभी तक जो पढ़ा रहे हैं वो सारे डिस्क्वालीफाइड, फिर अयोग्य शिक्षकों से आप पढ़वा रहे हैं। फिर तो सवाल ये भी है ना। उज्जवल जी, आपको भी पता है, ये स्वीकार करने में हमें बिल्कुल शर्म नहीं है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था क्या है। हम बहुत शर्मसार हैं इस बात से कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत चरमराई हुई है, और उस मान गए ना, सरकार आपकी मान रही है कि कई बार सरकार को कठोर फैसले लेने पड़ते। आप भाई साहब मत बोलिए, राम पुकार जी, मैंने आपकी सुनी बात जी, आप मत बोलिए। बिल्कुल, आप लोग तो नहीं ठीक है, कूद करके उस डाल में जाने वाले लोग हैं। और आपके नेता और आपके नेता सरकार में शामिल होने के लिए कितना कूद फान कर रहे हैं, कभी इस पार कभी उस पार। स्वार्थ में इतने सधे हुए हैं आपके नेता कभी नीति के साथ आते हैं और जाते हैं। राम पुकार जी, सारिका जी, दोनों लोग, ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर डिबेट है, शिक्षकों की बात हो रही है। अच्छी बात है ये हमारी शिक्षा मुद्दा पर बात कीजिए जी। तो मैं ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं चाहता हूँ, बस एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात है जिसमें सभी की बात आनी चाहिए सामने। बिल्कुल। देखिए उज्जवल जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय है और ये बिहार के बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मसला है, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई इसमें, अगर मैं मोड इंटरप्ट करे, सबको बारी आप दे रहे हैं, वो अपने अपने बारे में अपनी बातों को कह सकते हैं।
इसे पॉलिटिकल इशू ना बनाए। ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, बिहार के बच्चों की भविष्य की बात है और उन सरकारी स्कूलों की बात है जो उज्जवल जी आप भी जानते हैं, ऑन ग्राउंड आपने भी देखा होगा स्कूलों में क्या स्थिति है, शिक्षक किस तरह से है। तो क्यों ना हम परीक्षा ले, क्यों ना हम एक अच्छे शिक्षक की हम वहां पे मुहैया करवाएं उन बच्चों को, ठीक है सारिका, जो आज उन स्कूलों से निकल रहे हैं और बाहर जाकर के वो दिहाड़ी और मजदूरी कर रहे हैं, वो इस लायक भी नहीं है बच्चे हमारे, जो कहीं जाके, जबकि आज प्राइवेटाइजेशन का जमाना है, हर जगह भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकारी संस्थाओं को बेच करके प्राइवेटाइज कर रही है, वहां तो वो लोग चिकने चुपड़े बोलने वाले लोगों को पसंद करते हैं। तो क्या सारिका जी, बात ये है जो विशिष्ट शब्द है ना, विशिष्ट, इस पर इन्हें आपत्ति है। नहीं, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बहुत ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां पे कि इस तरह से कई फिर तो साफ साफ भेदभाव हो जाएगा। कई कैटेगरीज में लोगों को रखा जाता है, तो मुझे नहीं लगता है एसोसिएट प्रोफेसर है, प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, भाई क्यों? मुझे समझ में नहीं आता। आपत्तियों का दौर आपको कभी समाप्त ही नहीं होगा। हमारा विषय है बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना और इसके लिए हम कड़े फैसले लेने होंगे, तो निश्चित रूप से हम उज्जवल जी लेंगे। और मुझे लगता है मतलब जो आपने कह दिया वो पत्थर की लकीर है, आपने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। टीचर 3 अटेम्प्ट के बाद भी परीक्षा को पास नहीं कर पाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उन्हें शिक्षक बने रहने का कोई अधिकार बनता है। ठीक है सारिका जी, ओके। हम अपने देश के, अपने बिहार के बच्चों के भविष्य को नहीं दे सकते उज्जवल जी, कतई नहीं दिया जा सकता है। और हमारी प्राथमिकता है कि बिहार की शिक्षा। ठीक है, अश्विनी पांडे कुछ कह, अश्विनी जी। जी, सारिका जी ने कहा कि 3 बार में लोग नहीं पास करेंगे तो शिक्षक नहीं बनने लायक हैं। चलिए शिक्षक बनने लायक नहीं, लेकिन आप उनको हटाने का जो आपने प्रावधान किया है, आप कह रहे हैं, आपके द्वारा दावा किया जाता है कि आप लोग रोजगार देने वाली सरकार हैं, तो फिर रोजगार छीनने का काम कैसे होगा? आप उनको गैर शैक्षणिक कामों में लगाइए। ये सब कि हटा दिया जाएगा, इससे पैनिक की स्थिति उत्पन्न हो रही है ना। कोई तो चाहेगा कि अब अपना फ्यूचर आप 10 साल 20 साल पढ़वा के उनको कहें कि आपको हम हटा देंगे, ये अनुचित है। अगर आपको लगता है कि वो 3 अटेम्प्ट में नहीं कर पाते हैं, आपके परीक्षा का तो हम लोग स्वागत करते हैं, आपके कदम का स्वागत करते हैं। कुछ बिंदुओं पे हम लोगों को आपत्ति है, हम लोग उसको उचित प्लेटफॉर्म पे उठा रहे हैं, उठाएंगे और उम्मीद है कि सरकार सुनेगी और कदम उठाया जाएगा। लेकिन ये हटाने वाला जो प्रावधान है, ये बहुत गलत है। इससे पैनिक की स्थिति उत्पन्न होगी। ये लिखा जाना चाहिए था उसमें कि जो 3 बार में पास नहीं करेंगे उनको शिक्षक पद से हटा के उसी स्केल में गैर शैक्षणिक कामों में लगा दिया जाएगा। ऑलराइट अश्विनी, अरुण जी के पास जाऊं उससे पहले मैं अनामिका जी के पास जाना चाहता हूं। अनामिका जी, आप भी लगातार ये कह रहे हैं 3 टेस्ट वाला विरोध आप भी कर रहे हैं, तो क्या वाकई आपको लगता है कि जो 3 बार टेस्ट दे दे और वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, पास नहीं कर पाए, तो क्या आपको लगता है कि फिर रखना चाहिए? देखिए, जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक दशक लगभग, अभी जैसे कि अश्विनी जी बोल रहे थे, जिनकी का अपना एक दशक जिस काम को दिया है, उनके लिए आप नई नियमावली लाएं और जिसमें बहुत स्पष्टता है ही नहीं कि किस नियम के तहत बनाए गए हैं, क्या सोचकर बनाया गया है। तो ये निसंदेह, अगर आप जितना हमें बच्चों के भविष्य के विषय में सोचना है, तो वो जो परिवार है और उनके जो बच्चे हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनका भी परिवार, तो हमें उनके विषय में बहुत संवेदनशीलता के साथ सोचने की जरूरत है। और सारिका पासवान जी जिस दृढ़ता के साथ ये बात कर रही है, उतनी दृढ़ता के साथ और विषयों पर बात की होती है अगर इस सरकार ने, तो शायद ये नौबत नहीं आती। अगर उन्होंने अपनी शिक्षा व्यवस्था किस पे बात करेंगे, वो जब मोबाइल चलाकर एग्जाम दिए जाते हैं उसके बारे में वो क्या कहेंगे? सारे के सारे अनामिका जी, गलत किए जाते हैं, अनामिका जी, तब उसके बारे में सरकार की पीठ इस बात पे तो थपथपानी चाहिए कम से कम। अनामिका जी, सरकार की पीठ इस बात पे तो थपथपानी चाहिए कम से कम। उन्होंने एक पहल तो उठाई, उन्होंने बात तो की, इसकी एक नियमावली बनाई तो। उज्जवल जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्यों नहीं आप उनको इस तरह से प्रशिक्षित कर पा रहे हैं कि वो बेहतर हो। उनको हटाना, उनका रोजगार खत्म करना और इस तरह की नियमावली लाना जिसमें कोई स्पष्टता नहीं है, उनको आप तब मानदेय देने की बात कर रहे हैं जब से आपके नियम लागू होते हैं, बढ़ाने की बात कर रहे हैं, या जिस तरह के शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें उन्हें आपत्ति है। इस तरह की बहुत मुश्किल काम नहीं है। शिक्षकों को प्रशिक्षित कर देना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि उसके लिए सैकड़ों हजारों लोगों को बेरोजगार कर दिया जाए। तो निसंदेह स्वागत कदम ये योग हो सकता है, स्वागत के लायक ये कदम हो सकता है अगर इसकी मंशा अच्छी हो, इसकी नीति अच्छी हो और इसकी नियत स्पष्ट हो, जिसकी हमेशा सरकार में कमी रही है। सारिका जी का अगर आप बॉडी लैंग्वेज और शब्द सुनोगे, ऐसा ही होगा। कठोर कदम उठाने वाली ये सरकार, इसका अनामिका जी, रवैया है, ठीक है, 2-3 महीनों में हम देखेंगे। ठीक है, ना इनकी नीति अच्छी है, ना नियत अच्छी है, ना मंशा अच्छी है। 2005 से आप भी तो थी,
नीति नियत मंशा की कई सारी बातें आप पे भी तो फिर लागू हो जाती है, आप कर देते। इनकी मांग कोई आज की नई नहीं है ना ये कि हमें राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए। 2005 से हम थे उज्जवल जी, हम 2005 से थे, बिल्कुल तथ्य और सत्य कि हम 2005 से थे। नीतीश जी की अपनी नीति रही है दबाव बना के राजनीति करने की नीति, तो बहुत सारे संवेदनशील कदम भारतीय जनता पार्टी ने, अगर आप नहीं उठा पाई 2005 से जाने तो आप उसके पहले भी जाइए कि कौन इस स्थिति में ला देना कि जब शिक्षक इस स्तर के शिक्षकों की भर्ती हो रही तो उसके पहले किस तरह की शिक्षा व्यवस्था रही है और किस तरह से चीजें की जाती रही है, उस पर ध्यान देने की उज्जवल जी आवश्यकता है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, चैनल का कोई व्यक्ति नहीं कह रहा है, ये पूरा देश कहता है, पूरा विश्व कहता है कि बिहार को इस परिवार ने खड़ा किया है और किन लोगों ने खड़ा किया। शायद सुशील मोदी का बयान मुझे याद आ रहा है, उन्होंने कहा था कि भगवान भी आ जाए ना तब भी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिला पाएंगे, और उन्होंने ये भी कहा था कि उनका मानदेय भी नहीं उतना वेतन नहीं दिला पाएंगे। ये सुशील मोदी जी का बयान मुझे याद आ रहा है। मैंने आप ये सब बातें कर रही है तो सुना नहीं, मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। तो मैंने आपसे बात कही, मैंने स्पष्ट तौर पे वो बात की, कोई भी चीज सोच करने से पहले एक संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है, और इस तरह से बिल्कुल नियम बना देना है तानाशाह की तरह, तो इस तरह से नहीं होता है। जहाँ बैठ के कह देना आसान होता है, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 10 साल दिए हो, 15 साल इस काम को दिए हो, उनका परिवार, उनके भी बच्चे, उनके विषय में सोचना एक विषय होता है। और सबसे पहले प्रश्न चिन्ह इस बात पर ही अकेली घटना नहीं है। अब इसके पहले देखिए डीलिट वाला जब बात होती है, बीएड वाली जब बात होती है, तब कह दिया जाता है एग्जाम दिलाने की बात की। आप जब नीति बना रहे होते हैं तब कोई स्पष्टता आपके दिमाग में नहीं होती है क्या कि आप क्या चाहते हैं? अगर आप बेहतरी चाहते हैं छात्रों की, तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी नियमावली क्या होगी, उसका तरीका क्या होगा। महत्वपूर्ण बात है कि नियत ही ठीक नहीं। तेजस्वी जी को तो केरल में जाके राज्यसभा की सीट बेचना है, पूंजी इकट्ठी करना है, जातीय जनगणना पर बिहार को बांटना है, तो उनके पास इतना समय ही नहीं है कि वो शिक्षा व्यवस्था के विषय में सोच पाए। बात यही है ना, आप सवाल आप इतने उठा रहे हैं, लेकिन आप जब से तब आपने एक बार भी इसकी बात नहीं की, एक बार भी इस पे इनिशिएटिव भी नहीं लिया। और अगर आप ये तर्क भी दे देंगे ना, अगर आप ये तर्क भी दे देंगे कि शिक्षा विभाग आपके पास नहीं था, जी सारिका जी, अगर आप ये तर्क भी दे देंगे ना, अगर आप ये तर्क भी दे देंगी कि शिक्षा विभाग आपके पास नहीं था, तो 2020 में तो आप ज्यादा सीटें लाई थी ना, उस वक्त आपने नीतीश कुमार से आपने बात क्यों नहीं की? आपकी आवाज नहीं आई थी, आप बताएं, मैं उसका स्पष्ट जवाब दूंगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ये कहेंगी ना कि शिक्षा विभाग आपके पास नहीं था, ऐसी बातें नहीं सुनाई देती है बीजेपी वाले को। आपको आवाज आ रही है मेरी? सारिका जी स्तर पे ना उतरे, आपका हर डिबेट में मैं देखती हूँ। ठीक है सारिका जी, आपको ना मुझे जब नहीं सुनाई सीरियस मैटर है, और मुझे लगता है कि इस पे गंभीरता से बात करनी चाहिए। अनामिका जी, आपको आवाज आ रही है ना मेरी? आ रही है उज्जवल जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। मैं आपके माध्यम से जवाब देना चाहूंगी कि सारिका जी से कहिए कि अपने स्तर को कायम रखें। बिल्कुल, मैंने बोल दिया उनको, क्या सुनाई दे रहा है, हम गंभीरता से विषय की बात करें, कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूँ पॉलिटिकल डिबेट नहीं है ये। सारिका जी, आपके पास आऊंगा, उस वक्त आप अपनी पूरी बात रखेंगी, पूरा मौका मिलेगा। पैनल में और भी लोग हैं, पैनल में और भी लोग हैं, इस तरह से भटकाइए मत डिबेट को, गंभीरता के साथ बात करना चाहता हूँ। सारिका जी प्लीज, सारिका जी प्लीज, सारिका जी आपके पास आऊंगा तब बात रखिएगा। सारिका जी प्लीज, सारिका जी, सारिका जी प्लीज, सारिका जी प्लीज, प्लीज सारिका जी, सारिका जी प्लीज। आप लोग वो हैं जिन्होंने देश की आजादी को झुठला दिया। आपकी मकारियत बात तो यही है ना, जब किसी गंभीर विषय पर बात करते हैं तो आप लोग उसको पॉलिटिकली। सारिका जी प्लीज, सारिका जी प्लीज, शिक्षक के पर बात होनी चाहिए, शिक्षक के हित की बात होनी चाहिए। उज्जवल जी, उज्जवल जी, ठीक है, अरुण पांडे, ना चलाएं। उज्जवल जी, आप दोनों लोगों, ये पार्टी का विषय नहीं है। आप दोनों लोगों को रोकना पड़ेगा। ठीक है अरुण पांडे, मैं अरुण पांडे जी के पास जाना चाहूंगा। अरुण जी, अरुण जी, अरुण जी, लगभग 20 प्लीज आप दोनों को मुझे रोकना पड़ेगा यहीं पे। अरुण जी, अरुण जी, अरुण जी, सारिका जी प्लीज, सारिका जी प्लीज, सारिका जी प्लीज, सारिका जी प्लीज, आप पार्टी की बहुत बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्लीज गंभीरता से बात कीजिए और समझिए। आप हमेशा बैठती है डिबेट में, ऐसे कोई हल नहीं निकलेगा। अरुण पांडे, लगभग 20-25 मिनट की डिबेट सुनी आपने, सभी की बातें सुनी,
आपने कैसे देखते हैं इस नियमावली को? अरुण जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? अरुण जी, ठीक है। सौरभ जी, सौरभ जी, जी आवाज बहुत इको करके आ रहा है। जी सौरभ जी, प्लीज। सौरभ जी, आप कुछ कह रहे थे? उज्ज्वल जी पूछिए। ये हाँ, अभी निश्चित रूप से ये ये जो डिबेट है, ये पॉलिटिकल डिबेट तो है ही नहीं। चाहे वो सारिका जी हो, चाहे अनामिका जी हो, सब लोग क्लियर समझ लीजिए कि ये जो आरोप लगा रहे हैं ना कि हम सरकार में, अनामिका जी आप भी तो 17 साल सरकार में थे, और आप कहिएगा कि शिक्षा विभाग जो है वो बीजेपी के पास नहीं रहा। ये सब चीजें अलग अलग लाभ मत कीजिए यहाँ पर। सीधे प्रश्न जो है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिला है, बात बिल्कुल सही है, स्वागत योग्य कदम है। परंतु जो चीजें, जो खामी है उसमें कि 3 बार परीक्षा में बैठेंगे और अगर वो फेल कर गए तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाए, इस बात का विरोध है। और इस बात के लिए हम लोग जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम इस चीज पर हामी नहीं भरते हैं, तैयार नहीं होते हैं, तब तक हम इस बात का विरोध करेंगे और पुरजोर विरोध करेंगे। क्यों नहीं विरोध करेंगे? क्यों नहीं विरोध करेंगे? आपने कहा कितना शर्त हम राज्यकर्मी का दर्जा नहीं, समय मांगा है तो वही तो हम कह रहे हैं कि समय मांगा है तो हमको। लेकिन कोई अगर खूंटा अगर खोक के कहे कि नहीं ये नहीं होगा और शिक्षक पढ़ाने योग्य नहीं है, तो आप ही बताइए ना भाई कि जो शिक्षक को नियुक्त किए हैं क्या वो गलत है या अब जो कर रहे हैं वो सही है? दोनों में आप ही बताइए। और सारिका जी क्या कह रहे थे कि हमारे डिप्टी सीएम जो है वो सीएम नहीं है, यानी सरकार में नहीं है, सरकार में शामिल तो है ना। हाँ, कैबिनेट के बहुत फैसले मुख्यमंत्री पर निर्भर करते हैं, परंतु आप ये पहल कर रहे हैं तो आप उसको अपने तरफ ले रहे हैं, और सरकार पे कहीं कुछ खामी आ जाए तो आप कह रहे हैं कि ये पूरा दायित्व मुख्यमंत्री के ऊपर जाता है। तो ओवरऑल चीज तो आप ही बता रहे हैं कि कहां पर क्या है। लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि राज्यकर्मी का दर्जा हम लोग स्वीकार करते हैं, परंतु 3 बार परीक्षा में बैठकर और उसको हटाने का जो प्रावधान है, ये कहाँ का न्याय है? 4 लाख नियोजित शिक्षक की बात नहीं है, लगभग अगर कहा जाए तो 40 लाख लोग उससे जुड़े हैं। तो आप सीधे सीधे चीजों को खत्म मत कीजिए। हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, हमारे सारे शिक्षक नेताओं से बातचीत चल रही है, सरकार के पास ग्रीवांसेस रखा जाएगा और जो चीज खामी है उसको मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। नहीं तो विरोध जो होगा हम लोग विरोध करेंगे। क्यों नहीं विरोध करेंगे? अरुण जी, आपको आवाज आ रही है? बोलिए ना। अभी लगभग 20-25 मिनट की डिबेट सवाल कीजिए। सभी का तर्क सुना आपने? हाँ, सुने। आप सवाल उज्ज्वल जी, आप सवाल क्या पूछ रहे हैं? इस नियमावली को आप कैसे देख रहे हैं? सभी के तर्क देख रहे हैं आपने, आपका क्या एनालिसिस है इस पे? अरुण जी ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम। अरुण जी, आपको आवाज नहीं आ रही? सारिका जी, अब सवाल ये भी है कि आपने ये भी बताया कि सक्षमता परीक्षा जो लेने की बात चल रही है ना, वो लेगा कौन? उज्ज्वल जी, बहुत वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है। खैर, मैं सिर्फ अंदाजा लगा सकती हूँ कि आपने क्या पूछा, अंदाजा पे ही मैं जवाब दे पाऊंगी आपको। देखिए उज्ज्वल जी, अभी तक इस सरकार ने ही सुनवाई और कार्रवाई का काम किया। शिक्षकों की सुनी भी गई है और उनके लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं। सौरभ जी या इनके जैसे अन्य कई शिक्षक या नियोजित शिक्षक जो है, उनकी डिमांड हो सकती है कि 3 परीक्षा के बाद भी अगर इस तरह से होता है कि शिक्षक परीक्षाओं से निकल के नहीं आ सकते हैं, तो निश्चित रूप से सरकार उनके बारे में कुछ ना कुछ पहल करेगी। और रही बात, सौरभ जी ने सही कहा कि ये सरकार जो है रोजगार देने वाली है, और सौरभ जी को भी पता होगा कि 1 साल में लगभग 4 लाख नौकरियां जो है वो दी जा चुकी है। अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जो उन्होंने वादा किया था, वो लगातार उन वादों को बहुत कम समय में पूरा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है सारिका जी, ये बात तो आप कह चुकी है बार-बार। बात ये है कि सक्षमता परीक्षा ये लेगा कौन? ये स्पष्ट नहीं किया अभी आपने।
नहीं वो डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा उज्जवल जी, वो ऑलरेडी कहा गया है, बताया गया और तमाम नियोजित शिक्षकों को भी इसकी जानकारी है। वो डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा, जैसे अन्य विभागों में परीक्षाएं ली जाती हैं वैसे ही शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो उनके पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जो है वो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स लिए जाएंगे। और मुझे नहीं लगता है कि परंतु हटाने का प्रावधान कहीं नहीं होता है। डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन जब होते हैं तो हटाने का प्रावधान कहीं नहीं होता है। इस नियमावली में तो यह स्पष्ट है कि आपको हटाया जाएगा, जिस सेवा में आप हैं उस सर्विस से आपको डिसमिस किया जाएगा। तो इस तरह की चीजों पर हम लोग का विरोध है। विरोध इस बात को थोड़े है कि परीक्षा नहीं देंगे, एग्जामिनेशन में तो बैठेंगे ही हम लोग। तो सारिका जी बिल्कुल बैठेंगे, सब लोग बैठेंगे, परंतु विरोध इस बात का है कि आप अगर वो डिसमिस अगर परीक्षा फेल कर जाते हैं तो उनको आप गैर शैक्षणिक कामों में लगाइए ना, कहाँ कोई दिक्कत है। बहुत सारे काम है ऐसे, सरकार के पास बहुत सारी योजनाएं हैं, उसमें उनको लगाइए। परंतु इस तरह से आप समझ सकते हैं कि 4 लाख में आपको भी शक है कि वो फेल कर जाएंगे, निश्चित फेल कर जाएंगे। फेल करेंगे तभी आप परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए कि छटनी करना है उनका निश्चित रूप से। इस तरह का सवाल तो जी नहीं हमारा शक नहीं है सौरभ जी, हम तो रोजगार देने वाले लोग हैं और हमने इसलिए 1 नहीं 2 नहीं 3 अटेम्प्ट उनको दिया है। अगर 3 अटेम्प्ट के बाद भी अगर वो निकल के नहीं आता, मुझे लगता है बहुत कम रेशियो होगा जो लोग नहीं आ पाएंगे। और आप भी जानते हैं सौरभ जी कि जो शिक्षक 3 परीक्षाओं को भी पास करके एक शिक्षक जो होता है उसकी पूरी जिंदगी जो है ना बच्चों को पढ़ाने और परीक्षा लेने में ही बीतती है। लेकिन जब उन शिक्षकों को आज इस तरह के एक बहुत साधारण से परीक्षा को गुजरने की बारी है, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा व्याकुल और उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। और ये सरकार जो है आपकी तमाम मांगों पे चिंतन भी कर रही है। और सारिका जी साधारण परीक्षा असाधारण परीक्षा का तो सवाल ही नहीं है। ये लोग मना कहा कर रहे हैं कि नहीं बैठेंगे, खुशी खुशी कह रहे हैं बात एग्जामिनेशन का नहीं है सारिका जी, लेकिन हम परीक्षा को लेकर बात सवाल नहीं है। सवाल है कि उनको हटाने का जो व्यवस्था है ये क्या है। कई सालों से मैं खुद इन परीक्षार्थियों के साथ, जब हम विपक्ष में थे तो इनके साथ हम लोग प्रोटेस्ट किए हैं, इनके साथ हम लोगों ने सड़कों पे बैठ के प्रदर्शन किया है, इनके साथ खड़े रहे हैं। और यही कारण है कि सरकार में आने के साथ ही सबसे पहले इनकी सुध ली गई, इनके बारे में फैसला लिया गया। तो मुझे लगता है कि ये सरकार के फैसले को स्वीकार करते हुए मुझे लगता है कि आप लोगों को प्रशंसा करनी चाहिए। और जो डर और जो आप लोगों को लग रहा है कि ऐसे परीक्षाओं के बाद बहुत सारे शिक्षकों की छटनी हो जाएगी, वो बेरोजगार होंगे, तो मुझे लगता है उस और ना सोच करके अभी सरकार उनके बारे में भी सोचेगी, क्योंकि उन्होंने लंबा समय दिया है, अपने वक्त को दिया है सरकार को बच्चों को पढ़ाने में, तो निश्चित रूप से ये सरकार उनके बारे में कुछ ना कुछ सोचेगी। लेकिन अभी वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा अभी सौरभ जी ये है। और मैं आपको बताना चाहूंगी मुद्दा वही है, मुद्दा वही है। आप सारिका पासवान जी आप इधर उधर बात को मत ले जाइए, मुद्दा तो वही है ना। सरकार अरे राज्यकर्मी का दर्जा मिला तो हम लोग को तो खुशी है, 4 लाख नियोजित शिक्षक खुश है, परंतु एक तरफ कुआं है दूसरी तरफ खाई है। खुश तो क्यों नहीं खुश है, खुश है। लोग कह रहे थे कि बीपीएससी की परीक्षा भी कंडक्ट नहीं होगी, वो परीक्षा भी कंडक्ट हुई और बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से परीक्षा भी हुई। बिल्कुल बिल्कुल शानदार तरीके से हुई है। इतनी सकारात्मक पहल भी है सरकार के द्वारा उठाया गया। तो मुझे लगता है कि इस पे आप लोग बहुत ज्यादा इधर और उधर की बातों में ना जा करके इसे स्वीकार कीजिए और इसे मुझे लगता है कि सराहनीय कदम के रूप में आप लोग इसको मानिए। और जो लोगों को डर है, सरकार, मैं फिर से बोलूंगी, सरकार ये रोजगार देने वाली है और 4 लाख ऑलरेडी लोगों को रोजगार दे चुकी है। और अन्य कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां की वैकेंसियां भी आ रही है, यानी आने वाले समय में और भी रोजगार दी जाएगी। तो सरकार की मंशा पे तो कभी देखिए सारिका जी आप पूरे नियमावली पर अगर गौर करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं। आप विशिष्ट शब्द देखिए ना, अरे बात तो थोड़ा मुझे भी बात को कहने दीजिए। ठीक है, सरकार का आप जो है, सरकार का कदम जो है बहुत बढ़िया है, सुन तो लीजिए। जिनके लिए अब बात तो आप सुन लीजिए। देखिए जो नियोजित शिक्षक है वो 10 वर्षों से 20 वर्षों से पढ़ा रहे हैं और एकाएक आप उनको नौकरी से परीक्षा लेकर और नौकरी से डिसमिस करेंगे, ये ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। आप इस पर सोचिए कि क्या आप करने जा रहे हैं। दूसरी बात कि बीपीएससी से जो परीक्षा पास करके आएंगे उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, अभी जो बहाली होने वाली 1,70,000 की। उसके बाद आप विशिष्ट शब्द क्यों ला रहे हैं? जो भी उसको भत्ता है या अन्य जो चीजें सुविधाएं उपलब्ध होगी, तो इन सब चीजों पर आपको विशिष्ट लाना है। फिर नियोजित शिक्षक जो है वो रहेंगे ही, बीपीएससी से जो पास करके आएंगे वो भी शिक्षक रहेंगे और जो पहले पुराने वाले हैं वो भी रहेंगे पारा शिक्षक।
और एक 94-95 नियुक्त हुए थे पुराने वाले, वो भी रहेंगे। तो एक एक विद्यालय में कितने शिक्षक रहेंगे? विशिष्ट रहेंगे, नियोजित रहेंगे, बीपीएससी से पास रहेंगे। तो ये इस तरह की चीजें मत कीजिए। विशिष्ट सब जो है ना, ये नियमावली में विशिष्ट नियमावली आई है, इस पर हम लोग का विरोध है। ठीक है। और रही बात अरुण की पांडे जो आपकी 4 आवाज लाख आ रही है? नियोजित शिक्षकों की बात नहीं है, उससे 40 लाख लोग जुड़े हैं। स्पष्ट हम आपको कह रहे हैं, इस पर विचार करने की जरूरत है। ठीक और है सारिका अरुण जी, आप काफी मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, और आप माननीय उप मुख्यमंत्री जी से इस बात की पहल करें कि निश्चित रूप से इस बात को हटना चाहिए कि 4 लाख के जो बिना परीक्षा दिए हुए, बिना शर्त दिए हुए, उनको राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। इसी बात पर हम लोग को आपत्ति है, अरुण जी और आवाज किसी आ रही बात है? पर आपत्ति नहीं। अरे अरुण पूछे जी ना एक आप, बार प्लीज पूछिए क्लियर। तो। जी अरुण जी, अभी तक आपने सुना, तमाम बातें हुई, लेकिन अगर नियमावली को सही से पढ़ा जाएगा तो उसमें एक तो ये लिखा गया है कि ये पूरी राज्यकर्मी के दिशा में कदम तो है, लेकिन कहीं भी राज्यकर्मी नहीं लिखा है, जिस पर इन लोगों को आपत्ति है। देखिए, दूसरा एक ये भी है कि परीक्षा जो सेवा समाप्त की बात कही जा रही है, नियुक्ति के वक्त तो ऐसा नहीं था कहीं। ये सारी चीजें आई हैं, और इसको लेकर के आज से नहीं, ये लोग कई समय से मांग कर रहे हैं नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा मिले। अब एक पहल भी आई है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? नहीं कैसे एक तो जो नियमावली आई है विशिष्ट शिक्षक का, इसमें कहीं राजकर्मी शब्द जी। है ही नहीं कि राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। तो पहले तो राजकर्मी की इनकी मांग थी। अब ये समझ है कि हाँ, राजकर्मी की तरह नियत वेतन, महंगाई भत्ता, डीए जो कुछ मिलना है वो मिलेगा। जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक होंगे, जो अध्यापक कहे जाएंगे, उस नियमावली में स्पष्ट उल्लेख है कि वो जो नौकरी मिलेगी तो राजकर्मी होंगे। अभी जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली आई है, इसमें कहीं राजकर्मी शब्द नहीं है। अब सौरभ जी या अश्वनी जी जो बात कर रहे हैं, ये उनकी अपनी समझ है, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा है, सौरभ जी ने भी वो नियमावली पढ़ी होगी। राजकर्मी के समरूप वेतन और भत्ते मिलेंगे आपको, लेकिन जिस राजकर्मी बनने का दर्जा देने की आप लड़ाई लड़ रहे हैं मई महीने से, और 15-20 साल से जो आपका ये संघर्ष है, तो राजकर्मी जो शब्द को लेकर के आपका संघर्ष था, इस नियमावली में कहीं उल्लेख नहीं है सौरभ जी। फिर आप देख लें एक बार। एक तो पहले मुझे ये बात करनी है, आपने ठीक कहा उज्ज्वल जी। दूसरी बात है, हैरानी है, अब बिहार में जो नियोजित शिक्षक अभी जब तक हैं, ये नियोजित शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे। मतलब ये सिर्फ नियोजित शिक्षक अब नियोजित ही शिक्षक हैं। अब एक दूसरे जो बीपीएससी द्वारा बहाल होंगे, ये नियोजित शिक्षक अब बहाल नहीं होंगे। जो बहाल हैं उन्हीं के लिए नियमावली बनी है। जो बहाल, चाहे वो मुखिया लोग किया, चाहे 2003 में शिक्षा मित्र के रूप में बहाल हुए, लेकिन आज की तारीख में जो 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं उज्ज्वल जी, उन्हीं के लिए सिर्फ ये नियमावली है। जब तक वो सेवा में हैं और तब तक ये विशिष्ट, अब कोई विशिष्ट शिक्षक नियुक्त नहीं होगा। एक उसमें प्रावधान किया गया है, यदि कोई विशिष्ट शिक्षक का निधन हो जाता है, तब उनकी जगह अनुकंपा पर विशिष्ट शिक्षक बहाल होगा। ये नियमावली में उल्लेख है। लेकिन अब विशिष्ट शिक्षक ये नियुक्ति नियमावली नहीं है, ये है उनका नाम बदल गया, उनके वेतन तय हो गए, उनके भत्ते तय हो गए। अब ये विशिष्ट शिक्षक का एक नया नाम हो गया, पहले ये समझ लीजिए। अभी सौरभ जी ठीक कह रहे थे कि अब किस किस तरह कोटि के रहेंगे। आप साल भर में परीक्षा लेंगे, वो विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे, उनको नया वेतन मिलेगा, नई सुविधाएं मिलेगी। लेकिन अभी स्कूलों में 3 कैटेगरी के तो शिक्षक हो जाएंगे। एक होंगे जो परीक्षा पास हो जाएंगे, वो विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे। एक जो अभी बीपीएससी से 1,70,000 शिक्षक जो आ रहे हैं, जो आते ही जैसे ही नियुक्त होंगे तो अध्यापक कहे जाएंगे, उनका कैडर का नाम ही है अध्यापक। हिंदी में आप उसको अध्यापक नियुक्ति नियमावली है। और ये अब तो शिक्षक जब भी बिहार में बहाल होंगे, सरकार ने अपनी उस नीति में कोई बदलाव नहीं किया है। वो अभी अध्यापक बीपीएससी द्वारा ही बहाल होंगे। हेडमास्टर जो है, पहले टीचर से हेडमास्टर बनते थे, अब हेडमास्टर भी सीधे नियुक्त होंगे, वो बीपीएससी से नियुक्ति होगी। इस नियमावली में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अब प्राइमरी स्कूल में जो टीचर होंगे वो तो विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे, और वहां फिर कोई जो होगा वो प्रधान शिक्षक कहलाएगा, और हाई स्कूल में वो हेडमास्टर कहलाएगा। लेकिन हेडमास्टर की नियुक्ति सीधे बीपीएससी से होगी, जो हो भी रही है, एक परीक्षा हुई है। कुल मिला जुलाकर देखिए, 2 तरह के शिक्षक होंगे। 8 साल पर प्रोन्नति मिलेगी, प्रोन्नति पाने का अधिकार नहीं होगा उनको, उनके लिए एक विशिष्ट शिक्षक मिलेगा, लेकिन वो उनको अधिकार नहीं मिलेगा। नियमावली की बात मैं कर रहा हूँ, जो आपने आज चर्चा के लिए जो 4-5 बिंदु आपने रखा है, उस संदर्भ में ये उल्लेख कर रहा हूँ। अब सारिका जी और अनामिका जो कुछ कह रहे हैं, वो पार्टी की ओर से अपनी दृष्टि बता रहे हैं, कुछ तथ्य भी बता रही हैं। लेकिन अभी 4 लाख
नियोजित शिक्षक परिवार का सवाल है। आप जिसको अब अश्वनी जी का या अभी जो सौरभ जो 15-20 साल से काम कर रहा है, आप ही कंसीड करने के लिए क्यों तैयार है कि आपकी नजर में अयोग्य है, तो उसको दीजिए, चपरासी बना दीजिए। शिक्षक है, अरे भी तो अपने चेहरा में से आप ठीक है अरुण जी, ठीक है। सारिका जी, आखिर बात सारिका जी नियमावली को मान लेकर बैठी है, सवाल कुछ जो उठ रहे हैं। जानका जी कह रही थी। सारिका जी, ठीक है अरुण जी, ठीक है, आपके पास फिर आएंगे सर। सारिका जी, ऐसा है, 1 मिनट और है, सवाल किया तो कुछ जवाब सुन लीजिए जी सर। आपके नेटवर्क एरर है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अरुण जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं सुनाई दे रही है। सारिका जी, आपको आवाज आ रही है? ठीक है। अनामिका जी, बीजेपी कैसे चाहती है, इसका प्रोसेस क्या होना चाहिए? उज्जवल जी, मुझे लगता है कि जैसे कि अभी गौरव जी भी कह रहे थे कि इससे 40 लाख परिवार करीब जुड़े हुए हैं और वहां भी बच्चे हैं, वहां भी परिवार है। इसका प्रोसेस ये भी हो सकता है, मुझे जो मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है, कि उन्हें प्रशिक्षित भी किया जा सकता है और एग्जाम के नाम पर कोई भी मना नहीं कर रहा है। एग्जाम देने से कोई भी शिक्षक जो खुद परीक्षा लेता है, वो परीक्षा देने से कभी भी इनकार नहीं करेगा। पहले तो इस बात की एक मैंने राजनीति से इतर जाके बात की है इस विषय पे, क्योंकि ये शिक्षा का विषय और शिक्षकों का विषय है और उनके परिवारों का विषय है। तो मैं उस तरह से राजनीतिक बात कर ही नहीं रही हूँ। मैं से कोई भी बुद्धिजीवी और संवेदनशील व्यक्ति वैसी बात करेगा। मैं प्रवक्ता हूँ, ये एक विषय, परंतु मैं एक मनुष्य हूँ, नागरिक हूँ, ये एक विषय। तो इस तरह का कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जा सकता है कि जिसके तहत उन्हें प्रशिक्षित किया जा सके और उनका रोजगार रहने दिया जाए, या जैसे कि गौरव जी कह रहे, सौरभ जी अभी कह रहे थे कि किसी और काम में सरकार उन्हें लगा सकती है। आप कुछ चीजें बेहतर करने के लिए किन्हीं परिवारों की, लाखों परिवारों के जीवन को अंधकार में कर दें, तो ये बहुत ही कुंठित जीवन उनका हो जाएगा, तनावग्रस्त हो जाएगा और मुझे लगता है कि बहुत ही बुरा उन परिवारों के साथ। ठीक है। राम पुकार जी, आप कैसे चाहते हैं, क्योंकि आपकी अनामिका जी की चिंतक की जो राय होगी ना, उसी के आधार पर सौरभ जी और ये सब पूरा एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे और अपनी आपत्तियां दर्ज कराएंगे और सुझाव भी सरकार को देंगे। आपको क्या लगता है? देखिए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से मैं मांग करता हूं अपनी पार्टी की ओर से और पूरे बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए कि कम से कम जितने शिक्षक हैं, आप तो पहले मुख्यमंत्री जी बोलते थे ना कि डिग्री लाओ नौकरी पाओ, और डिग्री लाओ नौकरी पाओ के तर्ज पर जो शिक्षक आए, आप पहले शिक्षकों को शिक्षा मित्र में बहाल किए, पंचायत शिक्षक बनाए, प्रखंड शिक्षक बनाए, माध्यमिक शिक्षक बनाए, उसके बाद फिर नियोजित शिक्षक का दर्जा दिए, उसके बाद फिर टीटी, एसटीईटी, गेस्ट टीचर, और आज अभी देख रहे हैं कि भाई अति विशिष्ट शिक्षक का एक दर्जा दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी, अगर आपको क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए, तो जितने भी शिक्षक हैं, और सारिका पासवान जी तो हट गई, राजद की प्रवक्ता भी बैठी हुई थी, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो शिक्षक के दर्द को क्या समझते हैं। हमने भी सरकार की नीतियों को विरोध किया था जब मैं शिक्षक था। शिक्षकों के, नियोजित शिक्षकों के आंदोलन में मैंने दीपावली और छठ जैसे पर्व जेल में मनाया है। दक्षता परीक्षा का बहिष्कार किया था, सरकार दक्षता परीक्षा भी ली थी, उसके बाद सरकार ने घोषणा किया था कि इसके बाद अब कोई परीक्षा नहीं होगा और राजकर्मी का दर्जा देंगे, लेकिन सरकार शिक्षकों को फंसा कर रखती है, शिक्षकों को बरगला कर रखती है, और जो नई सरकार की नई नियमावली आई है उसमें कुछ नया नहीं है, सिर्फ शिक्षकों को बरगलाने के सिवा। मैं पहले भी बोल चुका हूं, और सरकार चुनाव के समय में जो वादा किया था, उस वादा को तो कम से कम पूरा कर दे। और उनके उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव क्या बोले थे जब वो अपोजिशन में थे, तो कि जब मैं आऊंगा तो सबसे पहले नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दूंगा बिना कोई शर्त। लेकिन आज क्या है, बात से पलट रहे हैं और बोलने पर सच, कहा भी गया है कि सच बात कड़वी होती है। सारिका पासवान जी अगर रहती तो उनको मालूम होता, अपने नेता की बात को पूरा तो करवा दीजिए बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए। मेरी जानकारी में ये नहीं बोला था, बिना शर्त शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। नहीं, उन्होंने बोला था कि मैं सत्ता में आऊंगा तो सबसे पहले नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दूंगा। राजकर्मी का दर्जा, ये बोला था, ये बात उन्होंने बोला था कल्याण मंच से। तो जब राजकर्मी का दर्जा दूंगा तो राजकर्मी का दर्जा दे नियोजित शिक्षकों को। और नियोजित शिक्षक कितना परीक्षा दिया है, दक्षता परीक्षा दिया, टीटी दिया, एसटीईटी दिया, सारा शिक्षक परीक्षा से करा गया हुआ। ठीक है, थैंक यू।
अनामिका जी, कई बार आपका तरफ से भी ये बात कही गई है, जब विपक्ष में आरजेडी हुआ करती थी तब भी ये बात कहती थी कि पंचायत स्तर पर जो नियोजित शिक्षकों की भर्ती हुई है उस पर धांधली के कई बार आरोप आप लोगों की तरफ से भी लगाए गए थे कि उसमें कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। उसमें ये बात भी कही गई थी कि जो सवाल उठे थे कि जो नियुक्तियां हुई हैं वो शिक्षक स्तर की नहीं हुई है, ये कई बार बात आई है। तो अब अगर टेस्ट इसमें पूरी सारी चीजें आती है सामने, तो आपको नहीं लगता कि ये सब चीजें सरकार की तरफ से अगर हो रही है तो ठीक हो रही है? उज्ज्वल जी, मैं आपकी पूरी बात सुन नहीं पाई, पर मैं जितना सुन पाई हूँ मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि बहुत संवेदनशील विषय है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है और शिक्षकों के परिवार से जुड़ा हुआ है। जैसे राम प्रकाश जी अभी कह रहे थे, उन्होंने भी एक सपना देखकर वो शिक्षक बने होंगे और जिस समय आपने जो नियम तय किए थे, वो मैं किसी सरकार से इतर जाके बात कर रही हूँ, किसी भी सरकार से, जिस तरह भी नियमावलियों के तहत उनको बनाया गया था, उसी नियमावलियों के तहत जब तक उनके रिटायरमेंट के अवकाश प्राप्त करने का समय नहीं आता है, उनको रखा जाए। शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना बहुत मुश्किल काम नहीं है, एक दृढ़ इच्छा शक्ति की नहीं, आवश्यकता अनामिका है। जी, और मेरा जो जिस सवाल किसी था वो नियमावली बहुत बनाई बहुत जाएगी, गंभीर सवाल था, मैं उसे फिर से दोहरा देता हूँ। आप अगर नहीं सुन पाई तो फिर से अब दोहरा आप देता हूँ। नहीं सुन पा रहे। जब जब आप आपकी तरफ से भी ये सवाल उठते थे और आरजेडी जब विपक्ष में होती थी तब भी ये सवाल उठाती थी कि पंचायत स्तर शिक्षकों की भर्ती हुई, उसमें कई बार धांधली के आरोप लगे। ये सवाल भी उठा कि वो शिक्षक स्तर की भर्ती नहीं थी जो नियुक्तियां उस टाइम हुई। कई बार सवाल ये उठे। अब अगर सरकार इस पे टेस्ट लेती है, सरकार इस पे सारी चीजें कर रही है, तो एक प्रोसेस के तहत हो रहा है। आपकी बातें ही तो अब आ रही उज्ज्वल हैं। जी टेस्ट जी, उज्ज्वल जी टेस्ट देने से कोई भी दक्षता परीक्षा देने से कोई भी इनकार नहीं कर रहा है और वैसा होना ही चाहिए। परंतु मैं साथ में एक चीज और जोड़ रही हूँ, उस दक्षता परीक्षा के साथ भी इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम या प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू किए जा सकते हैं कि उनको बेहतर बनाया जा सके। ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। और जहां तक आप धांधली वाली बात कह रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि आनन-फानन में जब चीजें की जाती है, कोई भी अगर उसको करता है और एक बहुत गुणवत्तापूर्ण परीक्षा नहीं ली जाती है और चीजें नहीं तय की जाती हैं, तो उसके परिणाम इसी तरह के होते हैं, इस तरह के आज परिणाम। शिक्षक भी परेशान है, सरकार को भी अपनी चीजों पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है। तो एक समीक्षा की जानी चाहिए और जिससे शिक्षकों का भी परिवार और उनसे जुड़े लाखों जो लोग हैं, उनका सब कुछ सुरक्षित हो और बच्चों का आने वाला भविष्य बेहतर हो। और हमारी शिक्षा व्यवस्था पिछले 1.5, 2, 3 महीने में देख रहे हैं कि अलग-अलग शिक्षा व्यवस्था में मैं बिहार की नागरिक होने के कारण पीड़ा से कह रही हूँ, किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ। किस तरह की भयावह है और हास्यप्रद तस्वीरें एक व्यंग्यात्मक अनामिका जी, तरीके से देखिए सामने इसीलिए आती है। उस पे हमें ध्यान देने की बच्चों के आवश्यकता है। भविष्य का ही सवाल है। इसीलिए तो 3-3 टेस्ट भी अगर कोई जी। पास नहीं कर पा रहा है, 3 मौके मिल रहे हैं, उसके बाद भी अगर कोई पास नहीं कर पा रहा है, तो क्या आपको वाकई लगता है कि फिर आगे उससे कंटिन्यू किया जाना चाहिए? मैं इस बात की बिल्कुल ये बात मैं बिल्कुल आपकी सहमत हूँ आपसे इस बात से। 3 टेस्ट पास कर पाना, आप उसको थोड़ा-सा पीछे जाके देखिए अगर मानसिक स्थिति समझें। एक तो दक्षता परीक्षा के नाम से एक तनाव, एक विषय और जब ये शिक्षक जो हैं हमारे एक मानसिक तनाव में और उसमें आ गए हैं, लगभग सबके दिमाग में ये है कि हम में से कुछ लोग हट जाएँगे, एक विषय। दूसरा विषय, तीसरा विषय ये है कि दक्षता परीक्षा से ना शिक्षक इनकार कर रहे हैं और मैं भी कह रही हूँ कि ये सही है, बिल्कुल होना ही चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि समय-समय पे दक्षता परीक्षाएँ होती रहनी चाहिए। समय-समय पे इस तरह के परफॉर्मेंस की परीक्षाएँ होती रहनी चाहिए। परंतु इस जी। तरह से अगर में हमने लिया था, जिसकी सरकार ने लिया और उस समय कोई गुणवत्तापूर्ण दक्षता परीक्षा नहीं ली गई और अब उन सारे परिवारों को जब उनके पास एक रोजगार का एक व्यवस्था बन गई है और अब 10 साल के बाद कोई और एग्ज़ाम उज्ज्वल जी वो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना समय इसमें जी। लगा दिया, 1 दशक इसमें लगा दिया। तो एक प्रशिक्षण की इस दक्षता परीक्षा के साथ-साथ ये भी किया जा सकता है कि उन्हें एक समय या तो उनका बढ़ा दिया जाए या एक प्रशिक्षण इस तरह का दिया जाए कि भई आपको प्रशिक्षित किया जाएगा, उसके बाद आप दक्षता परीक्षा दे सकते हैं। और जिस तरह से भय से भर गए हैं वो, व्याकुल है और परेशान है, तो उनके साथ बहुत संवेदना से खड़े रहने की आवश्यकता है और उनकी गुणवत्ता को बेहतर करने की आवश्यकता है, ना कि चटनी करने की आवश्यकता है। ठीक है, सौरभ जी, अब इन सब के बाद आगे का प्लान क्या है आपका? उज्ज्वल जी, काफी गंभीर विषय है और इस विषय पर अरुण पांडे सर जब बोल रहे थे तो काफी मुझे आश्चर्य हुआ कि जिस तरह की चीजों का वो जिक्र कर रहे थे कि राज्यकर्मी का दर्जा देना, तो राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात भले ही नहीं है, परंतु जिस तरह के प्रेस में या लोगों का या नियोजित शिक्षक है जिनसे हमारी बातचीत हो रही है, वो तो कह रहे हैं कि राज्यकर्मी का दर्जा देने जैसा ही है, परंतु विशिष्ट शब्द है, इस पर हम लोग को आपत्ति है कि विशिष्ट क्यों? अगर नियोजित शिक्षक है और आपत्ति दूसरा आपत्ति है कि आप परीक्षा लेंगे
परीक्षा देने से कोई नहीं भाग रहा है, परंतु अगर वो फेल कर जाते हैं तो आप उसे सीधे नौकरी से डिसमिस करेंगे। इस बात पर हम लोग को आपत्ति है और बहुत ऐसे बिंदु हैं जिस पर मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जो भी ग्रीवांसेस जाएगी, तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इन सब चीजों पर जरूर प्रयास करेंगे कि अगर नहीं होता है बाय द वे, तो वही बात है कि हम लोग के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं, रास्ता एक ही है। जब से हम लोग की मांग रही है राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए शिक्षकों सरकार ने को, वक्त और उसके बाद सरकार ने बिना वक्त दिया है शर्त ना, आपने कहा ना आपत्तियां भेजने कि हाँ, तो वो बातचीत हो रही है। बहुत जल्द एक समन्वय जी। समिति बनी है। पालीगंज के विधायक हैं संदीप ठीक सौरभ है। जी, उनके नेतृत्व में एक विधायक प्रतिनिधिमंडल जाएगा और उनके पास मुख्यमंत्री जी के पास अपनी बातों को रखेगा। और मुझे उम्मीद है कि राजकर्मी का दर्जा देने के साथ बिना शर्त और 3 बार परीक्षा बैठने के जो प्रावधान है उसको निश्चित रूप से हटाने का जो बात है उसमें किया जाएगा। अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग अपना जो चीजें है अपना बैठकर बात करेंगे क्या करना है आगे। ओके, ऑल राइट, आप सभी लोग जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो कुल मिलाकर के बिहार में जो नियोजित शिक्षक है वो एक तरीके से चक्रव्यूह में फंस गए हैं, क्योंकि जो नियमावली आई है उसमें कई तरह के सवाल भी उठे हैं, कई तरह की बातें हैं, लेकिन सरकार ने आपत्तियों का वक्त मांगा है। अब उसमें कई भी हो गए हैं। इस पर जो भी होगा के लिए देखते रहिए News 24। थैंक यू।